मैं आपकी या जब किसी भी इन्वेस्टमेंट गुरु की बात सुनती हूँ तो वो सारे म्यूचुअल फंड ही कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग सारे म्यूचुअल फंड को ही वहीं इन्वेस्ट करो या उसको ही आगे बढ़ाने के ब्रांड एम्बेसडर हो, ऐसा लगता है। फिर उसके बाद आप ही ये खुद बताते हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग तो 1.5 साल के ऊपर SIP कर ही नहीं रहे हैं, वो खुद ही वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो मतलब आप जितना सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं आ रहा आपके खुद के डेटा के मुताबिक। ये आपने ही कहा कि लोग निकल जा रहे हैं, छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो ये बार बार कहना कि म्यूचुअल फंड SIP और फिर वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? मतलब ये क्यों हो रहा है? शालिनी जी, लोगों को इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं पता, लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाई नहीं गई है। नहीं, पर हमारे कुछ यहाँ तो लोगों कर के रहे लिए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए उनको देखिए, उनके लिए हाँ। इन्वेस्टमेंट क्या है, उनको ना ऐसी चीज देखनी है कि जो कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे। वो सिर्फ FD है, उनको स्पीड से मतलब नहीं है कि क्या स्पीड से बढ़ रही है। उनको ये बढ़ रही है ना, साल का 6% तो मिल रहा है ना, या 7% तो मिल रहा है, तो दे आर हैप्पी विद दैट। वो ये नहीं देख सकते कि हम 2 साल माइनस में चले और तीसरे साल ऐसी रिकवरी हो कि फटाक से वो 3 गुना हो जाए। वो उनमें वेटिंग पेशेंस नहीं है। एक व्यक्ति FD में 10 साल पैसा डाल के भूल जाता है, पर स्टॉक में डाल के या फिर म्यूचुअल फंड में डाल के क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है। अब मैंने कोई जगह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी 2016 में, पहला यूनिट खरीदा था 52 रुपीज का, ठीक है। 3.5 साल बाद वो यूनिट था 52 रुपीज का, मतलब 0 रिटर्न हो गया। हाँ। आज वो बीच में मार्केट जब ऊपर गई, वो यूनिट चला गया था 222 रुपए का, आज वो 180 190 के आसपास थोड़ा गिर गया, जो भटका लगा। और मेरा एवरेज यूनिट बाइंग था 77 रुपीज का। 77 रुपीज की एवरेज बाइंग है जब से कर रहा हूं मैं। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया शालिनी जी? 120 रुपए। पर ये 120 रुपए पे मेरे पास यूनिट्स बहुत है ना। रिलायंस का शेयर आज 1200 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो बोलो 1200 रुपए का तो शेयर है। तो मुकेश अंबानी जी के पास कितने शेयर हैं इसके? 100 करोड़ शेयर। तो हो गए 1200 इंटू 100 करोड़। तो क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप यूनिट्स अक्यूमुलेट करते हो और वो यूनिट्स बाद में जाके वैल्यूएबल हो जाते हैं। अब अगर ये 8 साल में मेरे 50 रुपए का यूनिट 200 हो गया और मैं मानता हूं सेम स्पीड से वापस ये अगले 8 साल ग्रो कर गया, तो 200 का यूनिट 800 का हो जाएगा। और मेरा जो 77 का एवरेज प्राइस है वो शायद 125 150 तक ही जाएगा। हाँ। तो मेरे पास 600 रुपए का प्रॉफिट होगा और मेरे यूनिट्स भी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। दिस इज कंपाउंडिंग। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, और क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं तो वो रुक नहीं पाते हैं, इसलिए 1.5 साल के अंदर दुकान बंद करके चले जाते हैं। 5 साल के ऊपर अगर 100 इन्वेस्टर स्टार्ट करते हैं SIP, 5 साल के ऊपर सिर्फ 11 बचते हैं। तुम कैसे पैसे कमाएंगे? लॉन्ग टर्म का किसी को सेंस ही नहीं है शालिनी जी। दे डोंट अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म। उन्होंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सीख लिया था, समझा नहीं कि कंपाउंडिंग में जो टाइम है वो रेस टू पावर में, मतलब जितना वो नंबर बढ़ेगा ना उतनी आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वो सोचते हैं रिटर्न ज्यादा निकालो, कहां 25% रिटर्न बनेगा, कहां 30%, क्रिप्टो में डाल दो, इस पे डाल दो। अरे यार, ये मूर्खता है। रिटर्न्स को चेज करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आप टाइम को चेज करो। तो आपके ही नियम के मुताबिक क्या मैं ये मान करके चलूं कि अगर लॉन्ग टर्म में SIP की जा रही है तो वो नो रिस्क इन्वेस्टमेंट है? देखिए, जनरली ये देखा गया कि 7 साल की अवधि में आपकी SIP कभी आपको 0 रिटर्न नहीं देगी। पर 3 साल की अवधि में मैंने भी देखा हुआ 0 रिटर्न, 0 का मैंने नेगेटिव रिटर्न भी देखा हुआ जब कोविड का क्रैश आया था। पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये गेम ही पेशेंस का। क्यों वॉरेन बफेट एक ही बात बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। उनकी कोई भी बात सुन लो, अभी उन्होंने AGM करी, फिर से वो मोती उनके मुंह से निकलते हैं, जब वो बोलते हैं मोती निकलते हैं। और इतना बड़ा एस इन्वेस्टर है, उसकी बात सुन के मान लो। वो कह तो रहे हैं कि इम्पेशेंट लोग पैसा देके जाएंगे पेशेंट लोगों को। मैं तो बहुत मजाक करता हूं जब लोग छोड़ के जाते हैं, ये मेरे को ही देके जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, जितने जाएंगे मुझे ज्यादा पैसा बना के देंगे। हाँ, नहीं, तभी मैंने सवाल पूछा कि लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड SIP वो नो रिस्क। अच्छा, अब मैं आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूँ। हाँ। सारे एग्जांपल से चलते हैं नंबर्स के। अब हम क्या बात करते हैं शालिनी जी, बड़ा ना हमारे इंडियंस का भी डेटा प्रेजेंट करने का वे बड़ा अलग है। प्लॉट लिया जी पापा ने, ठीक है जी, 20 साल हो गए, प्लॉट 10 गुना हो गया, 15 गुना हो गया, ठीक है, बहुत खुश है। 30 साल हो गए, प्लॉट 25 गुना हो गया, 30 गुना हो गया, वेरी गुड। पर जब आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो तो बोलते हो साल का 12% बना, 14% बना, 16% ही तो बना है साल का। अब मैं आपको 16% की ताकत या 19% की ताकत बताता हूं। एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, 1995 जनवरी में आया था। जब भी कोई फंड आता है, आप भी जानते हो, 10 रुपए का आता है। जैसे हम NFO कहते हैं, तो उसकी NAV 10 रुपए की होती है। आज 2025 है, 30 साल हो गए। तो अगर आपने प्लॉट खरीदा होता उस टाइम, मतलब एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता इस वाले में, तो आपको क्या लगता है वो 10 रुपए का फंड आज कितने रुपए का है?
नो आइडिया। ठीक है, बहुत कम ग्रो किया है वो, 19% से ही ग्रो किया है साल का। अच्छा। 19% तो बहुत कम रिटर्न मानते हैं लोग। हम्म। उसकी वैल्यू आ जाए 2100 रुपए। और टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो इट इज 210 टाइम्स, 210 गुना। तो लोग खुश होते हैं ना कि मैंने प्लॉट में डाला, 30 साल में 30 गुना हो गया, 40 गुना हो गया। यहाँ 30 साल में 210 गुना हुआ है। नहीं, पर ये समझ कैसे विकसित की जाए कि हम उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें? इस पे ज्यादा दिमाग लगा, स्टॉक नहीं था, म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड। आपको स्टॉक्स पे लगाना ही नहीं पैसा। मैं आपको पहले भी हाथ जोड़ के सबको बोलता हूं, डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा मत लगाना। ये हमारा काम नहीं है, हमें आता ही नहीं है। मैंने शुरू किया सब, नहीं, मैंने पर सब कुछ आप किया। भी हमेशा वो उदाहरण नहीं देते हैं जो म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा नहीं, होता बहुत है। है ऐसे, बहुत है आपको जो 10 रुपए वाले 1000 के हो गए, 1500 के हो गए। मैं तो एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं 2000 का। हाँ। पर ऐसे बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूं जो पिछले 30 साल में 10 रुपए के 1000, 1500, 1500 हो चुके हैं, जो 100 गुना बढ़े ही हैं, 100 टाइम्स बढ़े। और एक सिंपल फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC का। हम्म। तो अब आप देखिए, उसमें एक डेटा आया था कि अगर आपने 10,000 की SIP की होती पिछले 30 साल में, तो आपने 36 लाख रुपए डाले होते, आज वो 22 करोड़ होते। तो क्यों नहीं हम बात समझ पा रहे हैं? और ये होगा, चलो 22 नहीं होगा, 18 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। आप मुझे बता दो आपके पास और क्या विकल्प है 10,000 को 15 करोड़ करने का हर महीने? मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास नहीं किसी है। के पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक विकल्प है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। मैं वो 10,000 की जगह कोशिश करके 1 लाख रुपए डाल सकता हूं। हाँ। कि मैं ज्यादा कमा लूं, महीने के 5 लाख कमा लूं, 6 लाख कमा लूं, 7 लाख कमा लूं, ज्यादा मेहनत कर लूं, और उसमें से मैं 1 लाख रुपए का निवेश कर दूं महीने का। तो जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ होगा पैसे का। ज्यादा समय में 10% रिटर्न भी बहुत बड़ा रिटर्न होता है जी। जब आप 30 साल में देखते हैं ना, 10% रिटर्न भी बहुत मैजिकल बन जाता है। और शॉर्ट टर्म में आपने 20% कमा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं करी, आपने कुछ नहीं उखाड़ा। तो इतने लोगों के पोर्टफोलियो और इतने लोगों को सलाह देने के बाद आपको अभी क्या लगता है कि वो एक गलती जो हर आदमी कर रहा है? पहले तो गोल्स नहीं बना रहे। दे आर इन्वेस्टिंग। पीटर लिंच ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, पीपल डोंट नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये उसको उनको पता ही नहीं। अगर आप, शालिनी जी, घर चलाते हैं, आपके हस्बैंड आके बोलेंगे मेरा आज बॉस आ रहे हैं डिनर पे, जहां भी वो काम करते हैं समझो उनके बॉस आ रहे हैं डिनर पे, तो आपको पता है व्हाई विल यू कुक फूड टुडे। तो आपका व्हाट भी सेट हो जाएगा। आज मैं नॉर्मल जगह से सब्जी नहीं खरीदूंगी, आज मैं हो सकता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनिक से खरीदूंगा, मेरे हस्बैंड के बॉस आ रहे हैं। तो आपको पता है व्हाई एंड व्हाट, क्लियर हो गया ना। पर यही घर पे कि सादा खाना बन रहा है, नॉर्मल है जी, सारे परिवार के लिए बन रहा है जैसे रोज बनता है, तो आपका व्हाई और व्हाट डिफरेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से आप शॉपिंग करते हैं, उस हिसाब से घर में खाना बनता है, उस हिसाब से खाने में मसाले डलते हैं। तो भाई यही है ना। अगर आपको पता चल जाए कि भाई मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लगा रहा हूं, तो वो 20 साल है मेरे पास, 25 साल है, अभी पैदा हुई है, तो जी आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में डालोगे। आप रियल एस्टेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लॉट खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोल्ड खरीद लो, उसके स्टॉक्स खरीद लो या म्यूचुअल फंड खरीद लो। बट अगर आपको पता है जी मुझे तो गाड़ी खरीदनी है 3 साल में, 4 साल में, तो आप स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में डाल ही नहीं सकते पैसा, आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, 1 साल बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर अचानक से कम हो जाएगा। वॉलेटिलिटी के लिए आप, वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। और आपको मैं उदाहरण पे उदाहरण पे उदाहरण पे उदाहरण दे सकता हूँ, रोज का काम है मेरा। हाँ। अभी जैसे 2008 में नैस्डैक गिरा, नैस्डैक को जो इंडेक्स है यूएसए का, जहां 100 टॉप यूएस की कंपनीज हैं, वो गिरा, उसका इंडेक्स का वैल्यू 1000 आ गया, 1000 2008 में। आज कितने साल निकल गए? 17 साल निकल गए। इट इज एट 21,000। आपने कुछ ना किया होता, सिर्फ उसमें 1,000 रुपये डाला होता, तो आज वो 21,000 रुपये होता। 1 लाख डाला होता, वो 21 लाख रुपए होता। 1 करोड़ डाला तो 21 करोड़ होता। तो आप कितना डालते हो और कितना समय के लिए डालते हो, उसी से आपके रिटर्न्स जनरेट होते हैं। तो सिंपल रूल है, ये गेम सिर्फ समय का है और समय लोगों के पास नहीं है, इसलिए 99% लोग स्टॉक मार्केट, SIP, MF करके पैसा नहीं कमा पाएंगे। और ये सैड ट्रूथ है। हम कमा पाएंगे क्योंकि हमें पेशेंस है। मार्केट नीचे गिरती है, हम तो एंजॉय करते हैं, बोले वाह वापस टाइम आ गया सस्ते यूनिट्स खरीदने का। हाँ। क्योंकि जब तक मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देगी तब तक मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना पैसों की। ठीक बात। तो दिस इज हाउ आई फील एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई फील कि लोग दे डोंट नो व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। जब वो समझ जाएंगे ना इस बात को, तो अपने आप उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी ईजी हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ लोगों में थोड़ा इस चीज़ों को लेके, जैसे जो लोग एटलीस्ट मुझसे मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो उनको एक तो पता होता है यार ये बहुत क्लियर है, तो कि यही बात करेगा, एक ही बात करेगा। मैं ना बार बार अपना वर्जन नहीं रिपीट करता। आई एम नॉट लाइक एन ऐप कि भाई ऊबर वर्जन 1, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3, फिर वर्जन 4। अपन ये नहीं करते। अपना वर्जन सिंगल वर्जन कि लॉन्ग टर्म में रहना है, गोल के हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से अपना
थाली का मिक्स होना चाहिए। गोल छोटा होगा तो डेट ज़्यादा, इक्विटी कम, गोल लंबा होगा तो डेट कम, इक्विटी ज़्यादा, सब बस। आप हमेशा उदाहरण की बात करते हैं। पिछले पॉडकास्ट में आपने एक उदाहरण दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं पहले वो उदाहरण उन्हें बता दूं। आपने बताया था कि आपके यहाँ एक लड़का काम करता था, स्टाफ था आपका, और उसकी सैलरी बहुत कम थी, 20-25,000। 18,000 फिर हाँ, फिर उसने कुछ कोर्स वोर्स Courses किया, किए, हाँ। और उसकी सैलरी अचानक से उसको हाँ। कहीं से ऑफर मिला और वो बहुत ज़्यादा 18 महीने में 2.5 लाख रुपए महीने पे आ गया था वो। हाँ। अभी 2-3 लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि संजय जी ये बता दो उसने कोर्स क्या किया था। देखिए अभी चलो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2020-21 की बात हो गई। हाँ। अब आपको जो कोर्स करना है वो एआई पे करना है। आपको जहां जो भी पढ़ाई करनी है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस यू, इट विल एम्पावर यू। जब तक आप उसको एक दुश्मन की तरह देखोगे तो वो दुश्मन ही बना रहेगा फिर आपका, कि यार ये तो मेरे सारा काम करता है। अरे अच्छी बात है ना, आपका सारा काम करता है। 80% अगर 90% कोई आदमी आपका करेक्ट काम कर सकता है तो आप तो फिर 10x प्रोडक्टग हो गए। जो काम आप करते थे आप करवा लो, आपको तो फ्री का इंटर्न मिल गया। हाँ। और 10 तरह की वेबसाइट है आज एआई में जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, स्पेसिफिक वेबसाइट्स है। अब आप देखिए, हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम तो एआई यूज करते हैं। पहले जहां 10-10 लोगों की टीम होती थी, मैं गणेश से मिला अभी थिंक स्कूल, तो ही वाज टेलिंग मी उसकी 10 लोगों की टीम थी रिसर्च की, जो अब 3 की रह गई है। पर वो 3 लोगों ने एआई सीख लिया तो वो रह गए, जो 7 लोगों ने नहीं सीखा वो बाय बाय हो गए। पीछे कुछ दिनों में तो मैंने देखा है ग्रॉक इतना शानदार काम, ट्विटर हाँ, आपने देखा होगा। बिल्कुल। पहले तो आप कोई खबर डालो वो वेरीफाई होने में 3 दिन लगता था, अब तो सीधे नीचे कमेंट Just आता है, like- ग्रॉक क्या ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। ग्रॉक क्या ये खबर सही है, बिल्कुल सही। किसी ने फोटो डाली है, ग्रॉक इसके पीछे की खबर बताओ, ग्रॉक बता रहा है सारी खबर। Just imagine। तो आपको तो एम्पावरमेंट मिल गई ना। जो काम मैं आपको बता रहा हूं, जो बिजनेस के स्टडीज बनाने में 10-10 दिन लगते थे, 5-5 दिन, 5-5 जनों की टीम लगती थी, आज वो काम करने को 1 दिन लगता है एक बंदे की टीम से। तो काम बढ़ जाएगा ना भाई, ऐसा काम थोड़ी कम होगा, हम तो और काम करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे, पहले हम अगर महीने में 2 वीडियो पब्लिश कर सकते थे, हम 6 वीडियो पब्लिश करेंगे, तुम्हारे टारगेट्स बढ़ जाएंगे, काम बढ़ेगा। तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट के आने से काम कम नहीं होता। जब मैनुअल असेंबली होती थी गाड़ी की, उसके बाद फैक्ट्री आई तो लेबर कम होनी चाहिए थी, लेबर ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई, गाड़ियों का उत्पाद बढ़ गया। उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो बहुत लोग रिप्लेस होने चाहिए थे, नहीं जी, एक अलग तरह के काम निकला है, सॉफ्टवेयर कंपनीज खड़ी हो गई, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी। हाँ। क्यों गई? क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए लोग चाहिए थे। इसी तरह एआई को भी यूज करने के लिए लोग चाहिए होंगे, काम बढ़ जाएगा, स्केल बढ़ जाएंगे, स्टार्टअप्स बढ़ जाएंगे, कंपनीज बढ़ जाएंगी, कंपनीज अपने रेवेन्यू स्केल करेंगी। अगर आपने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया तो बॉस अगले 1 साल में आपके पैरों तले से जमीन चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, इस टूल को यूज करना नहीं सीखा आपने, तो आई एम टेलिंग यू 1 साल के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जॉब साफ हो जाएगा। और खासकर लोअर लेवल्स पे होगा, 25,000 30,000 की सैलरी में। तो आज ही भाई कोई ना कोई कोर्स पकड़ो, जो भी समझ आए, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, आप कोर्स पकड़ो। कोर्स नहीं, अभी पैसे नहीं है कोर्स करेंगे, एआई पे हजारों वीडियोस यूट्यूब पे बन चुकी हैं, उनको देखो, सेल्फ लर्न करो, पर कुछ करो और उस भूत के सामने बैठ जाओ और उसके साथ बातें करना चालू करो, अपने आप सीख जाओगे। मैंने तो अपने आप सीखा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। इट इज सेम लाइक कि मुझे याद है 90s में जब कंप्यूटर आया था तो चारों तरफ ये अफवाह फैलाई गई थी कि कंप्यूटर आया अब तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हर तरफ छटनी हो जाएगी। लेकिन तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब उसी कंप्यूटर से जुड़े हुए एक नहीं 10 जॉब, सॉफ्टवेयर के अलग, आईटी के अलग 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 जॉब्स आ जाएंगे और अब आप उसी में लग जाएंगे। तो सेम विद एआई कि अब आपको एआई का कोर्स करके आगे बढ़ना है। अब आप सोचिए, बैंकों ने बहुत रेजिस्ट किया था ये जब कंप्यूटर आया था। आज बैंक ऑपरेट कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के, वो स्केल ही नहीं कर पाते, इधर पहुंच ही नहीं पाते। तो हर चीज हमारे ह्यूमन काइंड को स्केल करने में बेनिफिट करेगी, पर जब आती है तो पुराने स्किल्स खत्म हो जाते हैं, नए स्किल्स उत्पन्न होते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे को बोला गया था बेटा पढ़ाई करने के बाद तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो सबसे बड़ा स्कैम किया गया हमारे साथ। हमें ये नहीं बताया गया कि भाई जैसे जॉब में जाओगे या लाइफ में जाओगे तो आपको हर बार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जितने ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं और एक स्टैग्नेंट माइंडसेट के होते हैं। जितने ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो फोकस करते हैं। आज भी ये कहा जाता है, मुकेश अंबानी जी दिन का 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करते हैं। आज भी कहा जाता है वॉरेन बफेट हफ्ते में या महीने में 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं, बिल गेट्स 2 या 3 किताबें पढ़ते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, क्योंकि विश्व नहीं रुकेगा आपके लिए भाई। फिर आप रोल में ऐसे हो गया जी, ऐसे हो गया, वो सोशलिस्टिक थॉट प्रोसेस आप नहीं रख सकते। वर्ल्ड इज चेंजिंग, यू बेटर चेंज विद इट और यू डाई।
अब मुझे आप एक उदाहरण देते हुए ये समझाइए कि अगर मुझे अमीर बनना है, एआई के कोर्स करना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो तो आपने बताया, लेकिन अगर मुझे पैसे वाला बनना है तो मुझे वो कौन सी 3 बीमारी है जो छोड़नी होगी? देखिए, सबसे पहले तो ना आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि आप माइंड को रिवायर करना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हैं। हमारे जो मिडिल क्लास थॉट प्रोसेसेस हैं, खासकर जो इंडिया रहा, देखिए आप, मैं ब्लेम नहीं करता, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है, वो बॉर्डर से क्रॉस करके आए, उन्होंने बहुत अभाव देखा, उन्होंने, जैसे आप बता रहे थे अभी, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि भाई उनके लिए तो किसी ने उनको पानी दे दिया वो बहुत बड़ी बात थी, किसी सरकार ने उनके लिए सड़क बना दी बहुत बात थी, उनके घर में बिजली पहुंचा दी बहुत बड़ी बात थी। पर ये आज की जनरेशन के लिए गिवन है कि तो था ना, ये कोई कोई थोड़ी हमारे पे उपकार किया गया है इस बात का। तो यही बात जो है हमारे को समझनी पड़ेगी कि उनके टाइम पे जो माइंड फ्रेम्स होते थे, माइंडसेट्स होते थे, वो उनके जनरेशन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उत्पन्न हुए थे। वो सोच नहीं पाते थे, वो अग्रेसिव नहीं हो पाते थे, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा देखते थे, वो ये सब चीजें, वो सिक्योरिटी पे फोकस करते थे। आज आपको प्योर सिक्योरिटी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है तो पहला ये माइंडसेट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को ग्रोथ माइंडसेट चाहिए, मेरे को अडेप्टेबिलिटी चाहिए, चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करना, चीज़ों को इंक्वायर करना है। क्वेश्चन करना होता है कि ये क्यों आ गया, एआई क्यों आ गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरा होता है कि आप इंक्वायर करो कि एआई सीखूं कैसे, क्या करूं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं एआई से, ताकि मैं अमीर बन सकूं। और अमीर आप तब बन सकते हैं जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे, अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कोई एक ब्रांड है बहुत बड़ा जो सिल्क साड़ीज बनाता है, बहुत फेमस ब्रांड है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम लोग गेस कर लेंगे। हाँ, आप लोग गेस कर लो, आप तो कर चुके होगे, आई एम श्योर अभी तक। बट उनका टर्नओवर अगर आप देखो, वो मेरे हिसाब से होगी 70-80 साल पुरानी कंपनी होगी। उनका टर्नओवर शायद 250-300 करोड़ है। क्यों? क्योंकि उनके एक साड़ी 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की आती। तो दे आर नॉट सॉल्विंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ वेरी लिटिल सेट ऑफ पीपल, रिच लेडीज हु वांट टू वेयर सिल्क साड़ीज। आप सोच रहे हो कितना छोटा यूनिवर्स है वो। हाँ। पर एक है डीमार्ट का टर्नओवर है 55,000 करोड़, और उनका मार्जिन छोटा है, 5% है, क्योंकि वो आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आम आदमी को चीनी सस्ती चाहिए और हर महीने चाहिए, उसको नमक सस्ता चाहिए, हर महीने चाहिए, सब्जी चाहिए सस्ती चाहिए, हर महीने चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ देता है, सस्ता देता है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और वो एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो क्या हुआ जी, उसकी कंपनी 3 लाख करोड़ की हो गई और रेवेन्यू 55,000 करोड़ का हो गया। तो जितना आप बड़ा स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आप जो है ज्यादा पैसा कमाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं, ज़ारा, H&M इंडिया में साल का मुश्किल से 1,500-2 हज़ार का बिजनेस करते हैं। जूडियो साल का 6-7 हज़ार करोड़ का बिजनेस कर लेता है, क्योंकि जूडियो 999 से नीचे बेचता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो रोजमर्रा के ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इंडिया में 999 से नीचे खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, 2-3 हज़ार की जैकेट्स, शर्ट्स खरीदने वाले कम लोग हैं। तो ज़ारा अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो कम नंबर में, और जो जूडियो है वो थोड़े कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, थोड़ी हमारे मिडिल लेयर को सॉल्व कर रहा है जो एक बहुत बड़ी लेयर है, तो उसका प्रॉफिट और रेवेन्यू इन सबसे ज़्यादा है। सो बात, आपको जितना अमीर बनना है उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे आप ज़्यादा अमीर बनते हैं। या आपने किसी दूसरे के पॉडकास्ट में बता रखा है कि बॉबी ब्राउन की जो लिपस्टिक है वो होती इतनी, कि अब भाई मैं जितनी बार बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक या मैक की लिपस्टिक मेरे हाथ में आती है, मैं जैसे ही वो अप्लाई करने के पहले तो मैं 10 बार मैं सोचती हूँ ओके ये इतने की है, ये कितना 3 ग्राम है। आपने पूछा कितने ग्राम वो होती है, कहती है 1 ग्राम है। वो ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरी फीड में आई, मैंने कहा ओ शिट। अब वो जितनी बार मैं लिपस्टिक खोलती हूँ तो मुझे यही याद आता है कि अच्छा संजय जी ने बताया कि ये तो 200 रुपये की होती है, 4,000 में बेचते हैं। तो अब आप देख लीजिए, मैं इसमें क्या ही बताऊं। हाँ. कि ये एक बार ना मेरे फादर से चर्चा हो रही थी, तो दे वर इनटू सोप बिजनेस, सो ही टोल्ड मी दिस फैक्ट। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे तेरे को पता है ये लिपस्टिक, और तब मैं बॉबी ब्राउन की लेके ही आया था लिपस्टिक, क्योंकि इसलिए वो बार बार बॉबी ब्राउन मेरे नाम रह जाता है माइंड में। हाँ. तो 2,500 के आसपास की लिपस्टिक थी, अब तो पता नहीं कितने। हाँ, नहीं, अब कॉस्टली हो गई है, और ज्यादा कॉस्टली हो गई। 4,000 5,000। तो अब आप 4,000 के, और 3-3.5 ग्राम 3.3 ग्राम्स होती है जनरली। आई डोंट, अगेन हो सकता है 4 ग्राम हो गई होगी, बढ़ा भी दी होगी उन्होंने क्वांटिटी। बट आप देखिए 1 किलो में ऐसे 300 लिपस्टिक्स निकाल लेते हैं वो, और एक लिपस्टिक वो बेच रहे हैं
4,000, मतलब 4,000 इंटू 300 तो 12 लाख रुपए होता है। तो 1 किलो 12 लाख का क्या होता है, मतलब 12 लाख का 1 किलो क्या होता है? हाँ नहीं, कमेंट में लेकिन लोगों ने लिख रखा है कि एडवर्टीजमेंट का, एम्प्लॉइज का, हाँ, एसी का, स्टोर का, precise। ये सब का खर्चा कौन देगा? बहुत अच्छी बात, इसीलिए मैंने कहा था कि क्योंकि इनका मार्जिन इतना बड़ा होता है, हाँ। इसीलिए ये टॉप ऑफ द लाइन स्टोर्स बना सकते हैं। इनके स्टोर्स बहुत सुंदर होते हैं। इनके क्या कहते हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, टॉप सेलिब्रिटीज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास मार्जिन है। मैं ये किस संदर्भ में कह रहा था, और वो रील सिर्फ उतनी सी कट के पहुंच गई, और ये रील्स के साथ होता है जनरली, संदर्भ नहीं मिलता लेफ्ट राइट। अभी ये H&M और जूडियो का भी कटने वाला है। संदर्भ ये था इस रील के लिए कि जब आप बिजनेस करते हैं तो जितना आपका ग्रॉस मार्जिन होता है उतना आप ज्यादा खर्च कर पाते हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जहां ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है, अभी डीमार्ट है, डीमार्ट का ग्रॉस मार्जिन 17% है, क्योंकि वो दूसरे का माल लेता है और बेचता है, खुद का तो माल बहुत कम बनाता है। तो उसको 17% में घर चलाना है, उसको सैलरीज भी देनी है, उसको मार्केटिंग भी करनी है, उसको सब कुछ करना है। पर यही 17% जो है, अगर ये नंबर 95% हो तो वो कितना बड़ा काम कर सकता है। तो ये जितने लुई विटॉन हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे जो हैं हाई ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स पे, जिनका लागत कुछ भी नहीं है। अब आप परफ्यूम्स देख लो, पानी है, पर 75 ml परफ्यूम 8,000 रुपए का आता है, 9,000 रुपए का आता है, कुछ को 20,000 रुपए का आता है। अब यार 75 ml मतलब आप उस बॉटल में से कितने लीटर में कितना निकाल सकते हो? करीबन 14 बॉटल निकाल सकते हो। तो 14 इंटू 10,000, 1,40,000 रुपए का 1 लीटर। क्या बेच रहे हो भाई? तो पैकेजिंग बेच रहे हो, ब्रांड बेच रहे हो, उसी चीज का पैसा है। एक बार लुई विटॉन के मालिक ने, बर्नार्ड आर्नोल्ड, क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू मेक लग्जरी मार्जिन्स, यू हैव टू हैव लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो बहुत सिंपल बात की भाई, लग्जरी मार्जिन तो लग्जरी प्रोडक्ट में मिलेगा ना। एक छोटे से, अभी देखो घड़ी 500 रुपए की भी बिकती है। हाँ। घड़ी जेकब एंड को की 35 लाख की भी बिकती है, 40 लाख की भी बिकती है, पातेक फिलिप की 8-8 करोड़ की भी बिकती है। तो मार्जिन तो वहीं आएगा ना जहां बहुत बड़ा गैप होगा, मतलब बहुत लग्जरी होगी, क्योंकि फिर लोग खरीद सकते हैं। तो ये मेरा संदर्भ था कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये भी एक चीज देख सकते हैं कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो उसको ऐसे इन्होंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दे दिया। और वही जो हाई मार्जिन वाले और बड़े ब्रांड्स हैं, उन्हीं का प्रोडक्ट मत खरीदो, ये हमेशा आप सलाह देते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि आपको ना जहाज खरीदना, आप जहाज खरीदो, हाँ, औकात के हिसाब से खरीदो, बस। हाँ। आप खरीदो ना, मैं कौन होता रोकने वाला? मैं चाहूंगी आप भारत के हर व्यक्ति के पास जहाज हो, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उधार लेके, स्ट्रेस होके, परेशानी में रह के आप ऐसे खर्चे कर रहे हो जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैं एक लड़के से मिला, वो जा रहा था, वो कौन सा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, अच्छा, वो 2-2.25 लाख की टिकट लेके। मैं तेरे को पता कोल्ड प्ले के ग्रुप में कितने लोग हैं? बोलते नहीं। मतलब उनका नाम पता है? बोलते नहीं। मतलब कोई एक गाना गा दे उनका? बोलते नहीं। मतलब क्यों जा रहा है भाई फिर तू? तो बोलते नहीं, वो तो सारे दोस्त जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है। ये कोई रीजन नहीं हुआ ना। यू कांट हैव हैप्पीनेस विच इज डिफाइंड बाय अदर्स। एक लड़का है दूसरी तरफ, वो कहता है जी मैं तो जिंदा ही उनके लिए हूँ, मेरे को सारे उनके गाने पता है, मैं तो जिंदा ही, मतलब मेरे को चाहिए सुनना है, मैं उसकी वजह से आई वुड नॉट गो आउट फॉर नेक्स्ट 3 months, मैं अपने स्विगी जोमेटो के बिल्स कम कर दूंगा, मैं आईफोन डिले कर दूंगा, बट मेरे को इस पे जाना है। तो ठीक है, जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बोरोड हैप्पीनेस मत लो, उधार की हैप्पीनेस है ना, वो मत लो। बस मैं इतना सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने हैप्पीनेस के गोल्स लिख दो कि मैं इस चीज से खुश होता हूं, और उस पर खर्च करो ना, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा संजय जी, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि आज के टाइम में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे मार्केट में आ गए जितने पहले नहीं थे, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा आपको लगता है ओवर हाइप्ड कौन सा है, और जो आगे फ्यूचर में आपको लगता है कि बस्ट होगा? बस्ट होगा। हाँ, ये तो ओवर हाइप्ड है तो ऑब्वियसली। देखिए, ओवर हाइप्ड में 2 पार्ट्स हम इसमें लेते हैं। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, अब एक लेजिटिमेसी उसको आ गई बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ने आते कह दिया मैं क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहा हूँ। आप देखें बड़े बड़े बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज भी क्रिप्टो खरीद रहा है, सरकारें क्रिप्टो खरीदने लग गई हैं। तो दैट मीन्स वहाँ पे अब अटेंशन जा रहा है। पर वहाँ पे ना जो ओवर हाइप्ड मैटर है वो है मीम कॉइन्स, जो ओवरनाइट कॉइन्स आते हैं, अचानक से 20,000%, 40,000% रिटर्न देते हैं और फिर क्रैश कर जाते हैं। इसको कहते हैं क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप का मतलब होता है पहले कोई चीज़ को चढ़ाना और उसके बाद उस चीज़ को गिरा देना। तो जब वो चढ़ती है, जैसे हर्षद मेहता के टाइम पे एसीसी का शेयर 9,000 रुपये पहुंच गया, तो ये पंप हुआ, 300 रुपये से 9,000 पहुंच गया। फिर 9,000 से जब नीचे हुआ तो डंप हुआ, यानी कि जिनके पास था वो बेचने लग गए
और नए नए लोग खरीद रहे थे तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बना लिया, ये लोग मारे गए। तो मुझे लगता है मीम कॉइन्स, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिप्टो एक लेजिटिमेट एसेट क्लास है। मीम कॉइन्स जो है वो मुझे सबसे बड़ा स्कैम लगते हैं इस टाइम का, कि कोई भी आया, किसी ने अपना कॉइन ओपन किया और हो गया जी काम, मैटर खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। फाइन। एक मैंने रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया हुआ है, ठीक है। और हालांकि इसका आपको जवाब एक शब्द में नहीं, आप एक दो लाइन में भी दे सकते हो आराम से। वो शुरू हम करते हैं। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स। वाई? मेरे को मॉनिटर नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा, मेरा काम कोई और कर रहा है। कोई एक फाइनेंस की बुक जो आपको लगता है सबको पढ़नी चाहिए? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसमें जो आपने अभी प्रॉब्लम सबसे बड़ी दर्शाई कि लोग वेट नहीं कर पाते, तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी चांसेस है कि उनको समझ आ जाएगा कि पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो वो लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो हाँ, बने रहेंगे बिल्कुल, मार्केट के अंदर। बिल्कुल। फाइन। जो काम संजय कटूरिया नहीं कर पा रहे हैं, शायद ये वो ये किताब बुक कर कर पाए। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ओके, कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आज तक आपने सुनी हो? वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो मैंने सुनी हो, मेरे को जो भी कोई बोलता है ना कि सब कुछ एक ही एसेट क्लास में डाल दो, मुझे लगता है वो सबसे खराब एडवाइस होती है। कि सिर्फ सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दो, सिर्फ सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दो। ऐसी एडवाइसेस से मैं बचता हूँ। जो मुझे बाइफरकेट, मतलब एक थाली नहीं सजा के देता ना, बोलेगा या तो सिर्फ चावल खाओ, या सिर्फ दाल खाओ, या सिर्फ गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं चलता अपने। फिल इन द ब्लैंक है। मनी इज टूल टू बाय हैप्पीनेस। ओके, फाइन। ये पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता वाली लाइन झूठी है? बिल्कुल झूठी है। 95% चीज़ें तो पैसा ही खरीद सकता है ना। तो अगर 95% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 5 हो ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि इफ आई हैड टू क्राई बेटर क्राई इन अ लैम्बोर्गिनी। एक फाइनेंशियल हैबिट जो किसी को भी आज ही शुरू कर देनी चाहिए? छोटा करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। 100 रुपए करो पर इन्वेस्ट जरूर करो। ठीक है। एक फाइनेंशियल स्कैम जो आप आज के टाइम में देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैसेजेस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फ़ोन आते हैं कि हम आपके पैसे 5,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, हम आपको दिन का 5,000 देंगे। प्लीज़ इन सब से बचिए। आपने ये स्कैम होते देखा है? बहुत लोगों के साथ लोग लगा रहे हैं पैसे? बिल्कुल लगा रहे हैं। लोगों के 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खो रहे हैं। मेरे नाम पे लोग स्कैम कर रहे हैं। मैंने अभी एनडीटीवी के साथ एक पूरा हमारा एक एपिसोड हुआ था इस पे स्कैम्स के ऊपर, तो हमने कवर किया था। मेरे नाम पे एटलीस्ट 100 इंस्टाग्राम पे, 100 टेलीग्राम पे चैनल्स चल रहे होंगे जिनमें मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। टेलीग्राम में मेरे पर्सनली 5,000 सब्सक्राइबर हैं, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो कुछ ऐसे चैनल जिनके 25-25, 30-30 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। और वहाँ पे एडवाइस दी जा रही स्कैम है? किया जा रहा है। हम रिपोर्ट भी करते हैं पर कुछ होता नहीं है। माय गॉड। ओके। मनी वर्सेस टाइम। आप टाइम एनी डे। टाइम, मनी आपको एंड ऑफ द डे तो टाइम से, मनी तो इनफाइनाइट है, कितना भी क्रिएट हो सकता है। 75% ऑफ द बिलियनियर्स आर फर्स्ट जेन बिलियनियर्स, यानी उनके पास जीरो था या माइनस में थे और वो बिलियनियर बन गए। तो समय नहीं क्रिएट हो सकता ना। जो 50 साल का हो गया 50 साल का हो गया, वो 40 का नहीं हो सकता। पैसिव इनकम की आपकी डेफिनेशन क्या है? पैसिव इनकम की मेरी डेफिनेशन है कि वो इतनी हो कि आपके खर्चे निकाल लें। तो जिस टाइम पे आप वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर आप टाइम रिच हो जाते हैं। ऑल राइट। तो मतलब पैसिव इनकम, अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रही हूँ तो उसका अलग गणित रहने वाला है, और अगर मैं रिटायरमेंट की बात की कर रही हूँ तो उसका अलग रहेगा? नहीं, पैसिव इनकम, देखिए लोग रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है मैं अपनी मर्जी का कुछ कर सकूं। रिटायर का मतलब ये नहीं होता कि मैं 60 साल का हो गया तो मैं रिटायर हो गया। बहुत सारी कॉन्नोटेशंस मेरे हिसाब से गलत है लाइफ में। ठीक है, रिटायर मतलब रिट्राई होता है कि वापस कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, वो करते हैं जो मुझे करना था। अगर मैं नौकरी कर रहा था तो शायद मैं वो नई चीज़ें कर पा रहा था जो मुझे करनी थी। आप जब सर्विस कर रही थी तो आप चीज़ें नहीं कर पा रही थी, आप अब कर पा रही हैं। तो पैसिव इनकम आपको वो ताकत देता है कि आप रिट्राई कर सकें। तो वो 40 की उम्र में हो सकता है, वो किसी के लिए 50 की उम्र में हो सकता है, किसी के लिए 60 की उम्र में हो सकता है। पर आप ये बोल दें कि मैं रिटायर हो गया उसके बाद मैं सिर्फ पड़ा रहूंगा, 24 घंटे कुछ नहीं करूंगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो मतलब फिर तो आपने नर्क नीचे ही देख लिया कि इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल तो नर्क ही हो गया ना। फिर तो आप कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हो। तो हाँ, ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम शुड टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस सो दैट आपके पास टाइम बच जाए और उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव आप कर सके। अगर आपको अपने लिए कुछ नहीं करना, आपको लगता है मैंने अपने लिए बहुत अच्छा कर लिया, तो समाज के लिए कर लो, गिव बैक टू द सोसाइटी, टीच कर लो, सिखा दो, कुछ और कंट्रीब्यूशन कर लो, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बट डू समथिंग, डोंट सिट आइडल। आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है? बिल्कुल ले ली। फाइनेंशियल फ्रीडम, हम कहते हैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हाँ। कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ चुकी है। काम मतलब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैनेज हो जाएंगे पैसिव इनकम से।
बट काम हम करते हैं क्योंकि हमें पर्पस एक सर्व करना है, लोगों को हेल्प करनी है फाइनेंशियली, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंस को समझ पाए, पैसों को समझ पाए, नॉलेज ले पाए और अपनी लाइफ को ठीक करें. दैट इज माई पर्पस. और आपने किस एज में ये फाइनेंशियल फ्रीडम 39. हासिल की? 39. फाइन. और 39 तक कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? आराम से. आज के ज़माने में तो और जल्दी पा सकता है. पहले तो क्या रूल बुक होती थी ना कि आपको MBA करनी ही करनी है, इंजीनियरिंग करनी ही करनी है. आज तो मैं देखता हूँ 16-17 साल के लड़के आए. देयर इज अ वेरी गुड क्रिएटर, फॉरगेटिंग हिज, ईशान शर्मा. ही इज हार्डली 21-22. उसने 5 साल से वीडियो क्रिएट करनी चालू की थी जब वो 15-16 का होगा. एंड टुडे ही इज फ्लाइंग फर्स्ट क्लास, ही इज मीटिंग ऑल द टॉप CEOs इन द वर्ल्ड. वो गूगल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट जाता है, एप्पल जाता है, और ही मस्ट बी मेकिंग, उसने बताया था कहीं पे कि 35 लाख रुपए महीना बनाता है, जो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे उसने किया ये सब अचीव. कैसे किया? क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट कर गया. तो ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी. उसको 39 तक नहीं वेट करना पड़ेगा. हो सकता है वो 27-28 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आप कितना जल्दी चालू करते हैं काम करना, कितना ज़्यादा काम करते हैं. तो टाइम काम में भी कंपाउंडिंग होती है ना. अगर आप ज़्यादा किसी के मुकाबले ज़्यादा काम करेंगे तो कुछ तो आपको बेनिफिट देगा. अब वो 5 साल 6 साल में इतना बड़ा हो जाता है गैप कि फिर आप जल्दी रिटायर हो जाते हैं. सो एवरीथिंग इज अबाउट कंपाउंडिंग. एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग. बहुत सी चीज़ें जो आज के पॉडकास्ट से मैंने सीखी हैं. सबसे पहला तो गोल्ड, हमें 5 to 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, जहाँ से हमने शुरू किया था. प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना है जो आज संजय जी की बात में मैं समझ पाई हूँ कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा निवेश करने की आपको ज़रूरत है नहीं. SIP करती रहनी है. मार्केट जब डाउन होता है और ज़्यादा करना है. कभी भी SIP रोकना नहीं है. परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, हमको वो वाले 2 से 3% वालों में रहना है जो हमेशा SIP करते रहते हैं जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता. आपने गोल रखा होगा, समझिए आपने रखा है मेरे को 20 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए. अब 20 साल में 2 करोड़ की जगह समझिए 18 साल में 2 करोड़ हो गए. अपन भगवान तो है नहीं कि 20 ही साल में 2 करोड़ होंगे. तो देन टेक आउट योर मनी, इट्स ओके, नाउ एंजॉय इट. हमारे यहाँ एक रिवर्स प्रॉब्लम भी है. लोगों को पैसा बन जाता है ना, उसके बाद उसको एंजॉय नहीं करते. एक बार एक मेरा फ्रेंड था, उसने 5 साल की SIP की. चलो 15 लाख रुपए चाहिए, गाड़ी खरीदनी है. ठीक है, SIP करी, 15 लाख के आसपास नंबर बन भी गया 5 साल बाद. मतलब क्या करो, बोला थोड़ा रुक जाता हूँ और बड़ी गाड़ी ले लूंगा. मतलब लेना यार, तूने सोचा था ना 15 लाख से गाड़ी ले लूंगा, अब ले ले. वाई आर यू शिफ्टिंग योर गोल? तो ये भी एक प्रॉब्लम है. डोंट शिफ्ट योर गोल पोस्ट. बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट मत. हमें कंधे पर बोझ उठाने की आदत है. हम अपने आप को PDC देते रहते हैं. अपने आप को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं हैप्पी डेस्क के कि हम अब खुश नहीं होंगे, हम अब खुश होंगे. रोज खुश हो. हर चीज को मेजर्ड तरीके से. नहीं, 15 लाख हो गए ना, मैं गाड़ी खरीद सकती हूँ बिना किसी बर्डन के. लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगी क्योंकि उससे फिर बर्डन आ जाएगा ना. नहीं, बर्डन नहीं. वो कह रहा है कि अब मैं SIP कंटिन्यू रखूंगा. ओके. और इसको 15 को 30 ले जाऊंगा ताकि मैं बड़ी गाड़ी खरीद सकूं. फाइन. तो भाई जो 3-4 साल तेरे को लगेंगे अब वापस पहुंचने को 30 पे, हाँ. तो तूने तो अपना एंजॉयमेंट डिले कर दिया ना. एटलीस्ट चल, तूने यू आर अ गुड डिसिप्लिन गाय, तुमने 5 साल SIP करी, 6 साल SIP करी, 15 लाख पहुंच गए, तो अब एंजॉय करो ना. जिस चीज के लिए एंजॉय करी थी उसको एंजॉय करो, मजे करो उस चीज के. सो दैट इज वेयर आई थिंक इंडियंस ऑल्सो नीड टू शिफ्ट देयर माइंडसेट कि अपने आप को हैप्पी रखना भी बहुत जरूरी है. अपने गोल्स अचीव करने पे उनको इस्तेमाल करना पैसे को, और उस गोल को मटीरियलाइज करना कि मैं गाड़ी घर में आई, मैं गया, मैंने शोरूम में फीता काटा. वो दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट यू हैड सेव्ड, इन्वेस्टेड. आपने आज अपना, देखिए जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है वो अपने आज को कॉम्प्रोमाइज करता है. ठीक है, वो आज में से अपना पेट काट के इन्वेस्ट करता है. क्यों करता है? ताकि आगे खुशी मिले. तो आ गई ना खुशी, अब तुम ले लो. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच पीपल नीड टू एंजॉय. हाँ, और मुझे लगता है एंजॉयमेंट की जब बात चली रही है कि पीपल नीड टू एंजॉय, तो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी लोगों ने ज़रूर आज का एंजॉय किया होगा. मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता चुकी हूँ. आज के पॉडकास्ट से आपने जो भी सीखा है, आपका टेक अवे क्या है? क्योंकि ये लास्ट टाइम मुझे याद है संजय जी आपने लोगों से पूछा था और लोगों ने कॉमेंट किया भी है. लोगों ने बताया भी है कि उनका टेक अवे क्या है. तो वो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करके बताइए. कोई सवाल भी अगर आपका है संजय जी से जो आप पूछना चाहते हैं, जैसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि भाई आपके एम्प्लॉय ने कोर्स क्या किया था, वो हमें बता दो. तो मैंने पूछ लिया जो आपका सवाल था. तो आज अगर आपका कुछ सवाल है तो वो आप कमेंट्स में हमें जरूर लिखिए. अगली बार संजय जी के पास जब टाइम होगा, बहुत बिजी है वैसे वो, मैं बता रही हूँ कई महीनों बाद मैं वापस उन्हें पकड़ पाई हूँ. तो अगली बार जब ऐसी संभावना बनेगी तो उन सवालों को जरूर हम शामिल करेंगे पॉडकास्ट में. मोस्ट डेफिनेटली. और बस मेरा पॉइंट ये है कि लर्निंग लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट टाइम पास. तो आपने नॉलेज ले ली पर उसको धरातल पे नहीं उतारा, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर वो सिर्फ एक टाइम पास है. आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीख भी लिया होगा, बट सीखने के बाद एग्जीक्यूट जो करेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा. सो थैंक यू सो मच. जस्ट एग्जीक्यूट राइट एंड स्टार्ट. थैंक यू संजय. थैंक यू शालिनी. थैंक यू सो मच.